ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो किस तरीके से कहानी शुरू होती है, सबसे पहले हमें बताया था किसने, रडोल्फ बिरचू ने, क्या ओमनी सेलुल ई सेलुला, यहीं से कहानी शुरू होती है। उसके बाद आए एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर, उन्होंने कहा ओमनिस न्यूक्लिया, न्यूक्लिया की न्यूक्लियस की भी उत्पत्ति पूर्व न्यूक्लियस से होती है। उसके बाद हमें कोशिका चक्र देखा कि कोशिका चक्र किस तरीके से होता है। तो कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले ग्रोथ अवस्था और दूसरी होती है गुणन अवस्था। तो ग्रोथ अवस्था जिसे हम कहते हैं जी फेस है ना, जिसे हम इंटरफेस भी बोलते हैं, जिसे हम विश्राम अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है जिसकी इसके ग्रोथ फेस के, वृद्धि अवस्था के। उसके बाद गुणन अवस्था जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस, जिसको हम कहते हैं एम फेस। ठीक है, तो एम फेस के नाम है मिटोसिस, समसूत्री विभाजन, और इसमें एक और भी विभाजन रहता है अर्धसूत्री, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या क्या बात कर रहे हैं समसूत्री की, जिसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले ग्रोथ अवस्था में शुरू होती है जीवन फेस, फिर एस फेस, फिर G2 फेस, फिर एम फेस। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो एम फेस में भी देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस, किसका विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। उसके बाद देखो क्या होता है, अब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, फिर विभाजित हो जाती है, इसी को कहते हैं सूत्री विभाजन, मिटोसिस। ठीक है, उसके बाद वृद्धि अवस्था के मैंने नाम बताया, जैसे अंतरावस्था, इंटरफेस, जैसे विश्राम अवस्था। ठीक है, अंतरावस्था की तीन व्यवस्थाओं में विभाजन, मतलब अंतरावस्था को तीन व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहला है पश्च सूत्री विभाजन, अंतरा काल अवस्था। उसके बाद है एस फेस, जिसको हम कहते हैं संश्लेषण अवस्था या सिंथेसिस फेस, है ना। और जो तीसरा है उसको कहेंगे G2 फेस, जिसका नाम है क्या कहते हैं सर, पूर्व सूत्री विभाजन, पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाला अवस्था। ठीक है, इस तरीके से इसका G2 फेस नाम है। अच्छा, मनुष्य की कोशिका को विभाजित होने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे लगभग देखा गया। ठीक है, तो जिसमें कि 95% में ग्रोथ फेस में होती है और 5% क्या होती है, विभाजन स्टेज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और दे रखा है मनुष्य के बाद, जैसे ईस्ट जो हमारे फंजाई का उसमें आते हैं जगत में, उसको 90 मिनट लगते हैं कोशिका चक्र को पूर्ण होने में। ठीक है, उसके बाद है हमारा सबसे पहला है ग्रोथ अवस्था में जीवन फेस। तो जीवन फेस में क्या होता है, यह उपापचय रूप से सक्रिय होती है व लगातार वृद्धि होती रहती है, जो कोशिका उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। उसके बाद एस फेस में क्या होता है, जिसे हम संश्लेषण अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का निर्माण व प्रतिकृति होती है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, मात्रा दुगनी हो जाती है, 2C से 4C हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। ठीक है, अब अर्थात यहाँ मान लो गुणसूत्र 2N है तो 2N ही रहेंगे। ठीक है, और तारा केंद्र जो है उसकी भी प्रतिकृति होती है। ठीक है, अब आते हैं हम G2 अवस्था में। इसमें क्या होता है कि जो सूत्री विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन होते हैं उसका निर्माण G2 फेस में होता है, प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं G0 अवस्था। अच्छा, एक ऐसी अवस्था जिसमें कि विभाजन नहीं होगा, मतलब ये सक्रिय रूप से, उपापचय रूप से सक्रिय तो होती हैं, वृद्धि करेंगी, लेकिन विभाजित नहीं होती। ये होती है प्रौढ़ प्राणियों में, जैसे कि प्रौढ़ प्राणियों के हृदय में। ठीक है, हाँ, तो ये जीवन अवस्था से निकल के G0 अवस्था में प्रवेश कर जाती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं शांत अवस्था, क्वेश्चन फेस। ठीक है, जैसे निष्क्रिय अवस्था भी बोलते हैं, G0 अवस्था। ठीक है, अब हम आते हैं सूत्री विभाजन पे, एम फेस पर। तो एम फेस में मैंने बताया कि प्राणियों में अधिकतर द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा सूत्री या समसूत्री है वो द्विगुणित कोशिकाओं में होगा, लेकिन अपवाद में ये है कुछ हैप्लॉइड जो अगुणित कोशिकाएं हैं, किसकी, मधुमक्खी जो होती है, नर मधुमक्खी जिसे हम ड्रोन भी बोलते हैं, उसकी कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, लेकिन वो कैसे रहती है, हैप्लॉइड रहती है। उसके बाद पादपों में देखा गया कि ये तो दोनों में होता है, द्विगुणित जो होते हैं सेल्स में दोनों में होता है, जैसे कि अगुणित भी रहता है, द्विगुणित दोनों में होता है। और द्विगुणित अगुणित कौन से रहते हैं, अगुणित रहते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट। ठीक है, अच्छा, सूत्री विभाजन देखो क्या है, जनक व संतति सेल में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, जिसमें कैरियोकाइनेसिस व साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं हैं, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था, अंत्य अवस्था, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टिलोफेस। पहला पूर्व अवस्था, गुणसूत्र पदार्थ का संघनन का प्रारंभ ही पहचान है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्र मतलब यहाँ पर संघनन हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों को आपस में जुड़ जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, उसमें कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, वह कोशिकांग अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, केंद्रक आवरण विघटित हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वावस्था की। और क्या होता है, तारक केंद्र तो जो होते हैं वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और तरकु तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र बनता है जिसमें दो अर्धगुणसूत्र आपस में जुड़कर एक गुणसूत्र बनाते हैं। अब क्या है, क्रोमेटिन संघनन करके गुणसूत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे लंबी अवस्था यही होती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, पूर्वावस्था, प्रोफेस। ठीक है, उसके बाद मध्य अवस्था, जिस जब केंद्रक मतलब मध्य अवस्था शुरू जब होती है जब केंद्रक पूरी तरह से क्या हो जाता है, हट जाता है, विघटित हो जाता है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर गुणसूत्र ऐसे ऐसे करके फैले हुए हैं चारों तरफ कोशिका के। ठीक है, यहाँ पर ये अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देते हैं। तो इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन करना बहुत सरल होता है। तो यही सबसे फेवरेट अवस्था रहती है, मध्य अवस्था, साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए पढ़ाई करना, किसके ऊपर, अध्ययन करना, गुणसूत्रों के ऊपर। उसके बाद है मध्य अवस्था, जिस दल में, अच्छा यहाँ पर मध्य अवस्था का ये काम है कि जो तरकुट तंतु होते हैं ना, वो खींच कर गुणसूत्रों को एक साथ लाइन में लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो लाइन में लगा देते हैं और उस लाइन को ही कहते हैं मध्य अवस्था पंक्ति। ठीक है, मध्यवस्था पट्टिका। ठीक है, पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और इसी को कहते हैं मध्यवस्था पट्टिका। ठीक है, बस। हाँ, और यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो इससे जुड़ जाते हैं, तरकु तंतु से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना।
अब आती है हमारी पश्च अवस्था। मध्य अवस्था में आए प्रत्येक गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र जिन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये 2n ही रहेंगे लेकिन ये आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र बाद में विभाजन हेतु नहीं संतरित केंद्रक का गुणसूत्र बनाएंगे, बाद में ये दोबारा से गुणसूत्र पूर्ण हो जाएंगे। किसमें? जब ऐसा अवस्था आएगी। यह सबसे छोटी अवस्था पास, इसमें अलग अलग होगा गुणसूत्र, और जिसमें कि जो उसका जो जिसको कहते हैं हम क्या, गुणसूत्र बिंदु, वो कहाँ की तरफ रहते हैं? ध्रुवों की तरफ, और जो हमारी उसकी भुजाएं हैं गुणसूत्र की वो पीछे की तरफ रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अंत्यावस्था पे, चौथी स्टेज, लास्ट स्टेज, जिसको टेलोफेज बोला गया है। केंद्रक आवरण पुनः निर्मित हो जाता है, मतलब केंद्र आवरण दोबारा बन गया, और जो अर्ध गुणसूत्र है अब वो केंद्र के अंदर जाल में विघटित हो गए, दोबारा विसंगनन हो गया। ठीक है, कोशिकाएं पुनः दिखने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब आखिर क्या हुआ? कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, जिसे हम क्या, अब कोशिका द्रव्य विभाजन हम देखेंगे। साइटोकाइनेसिस, केंद्रक बन गया टेलोफेज तक, बस। अब देखेंगे हम किस तरीके से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। जंतु व पादप कोशिका में भिन्न होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। जंतु में अलग होगा, पादप में अलग। जंतु में जो होता है उसे कहते हैं खांच विधि, सेल फ्यूरो मेथड, और जो पादपों में होता है उसे कहते हैं सेल प्लेट मेथड। एक प्लेट का निर्माण होता है, जैसे कोशिका प्लेट विधि को कहते हैं। तो जंतु को हम देखते हैं, इसमें क्या होता है? अभिकेंद्र से केंद्र की तरफ, है ना, परिधि से केंद्र की तरफ क्या होता है? लगातार खांच के रूप में क्या होती है? जीव द्रव्य कला, मतलब झिल्ली जो होती है वो आती रहती है केंद्र की तरफ। ठीक है, और जब वो लगातार खांचों को गहरा कर होने व अंत में जो गहरा मतलब खांच जो होते हैं गहरे होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और अंत में क्या होता है? आपस में मिलने से कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, विभाजित हो गई। अब ये पादप किसमें थी? जंतु में। पादपों में देखो किस तरीके से होता है, यहाँ पर प्लेट बनती है जिसको कहते हैं हम अप केंद्रिकीय। ठीक है, उसे कहा था हमने, क्या कहा था? अभिकेंद्रीय, और इसे कहेंगे अपकेंद्रीय, क्योंकि इसका निर्माण पीठ से होता है, केंद्र से होता है। केंद्र से बढ़ते बढ़ते ये कहाँ जाती है? प्लेट परिधि की तरफ, ये परिधि की तरफ प्लेट बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हुआ? देखो, केंद्र से परिधि की ओर बनती है। पादप सेल में केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित भित्ति से जुड़ जाती है, जिसे कोशिका, अब जो प्लेट बनी है एक बीच में, उसे कहते हैं कोशिका पट्टिका। ठीक है, और वो बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की, वो हम सेल वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, अब हम आते हैं संकोशिका कोइनोसाइट क्या होता है। देखो, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होता रहेगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो इससे क्या होगा कि बहु केंद्रीय अवस्था हो जाएगी। मतलब एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे लेकिन वो विभाजित नहीं होंगी, जैसे कि नारियल के भ्रूण कोश में पानी में जो होता है। ठीक है, और जैसे हमारी स्केलेटन मसल्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? कंकालीय पेशियों में। ठीक है, ये क्या होती है? कोइनोसाइट अवस्था होती है। कोशिका केंद्रक मतलब विभाजित होता रहता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, जिसे हम कहते हैं कोइनोसाइट। उसके बाद अब आते हैं सूत्री कोशिकाओं का कोशिका विभाजन का महत्व क्या है भाई, हमारे शरीर में क्यों हो रहा है ये? सबसे पहले तो कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए और वृद्धि करने के लिए। सबसे मेन काम क्या है? वृद्धि के लिए। वृद्धि के कारण केंद्रक व कोशिका, अब जब वृद्धि होगी कोशिका की तो कोशिका वृद्धि करेगी, तो भाई अब क्या होगा? केंद्रक उस जीव द्रव्य को नहीं संभाल पाएगा, तो एक अनुपात निश्चित नहीं हो पाएगा। उस अनुपात को निश्चित करने के लिए सूत्री विभाजन या विभाजन, कोशिका विभाजित होती है ताकि वह अनुपात को व्यवस्थित बनाए रखे। यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जैसे आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिका। ठीक है, उसके बाद क्या है? रक्त कोशिका निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है, मतलब इससे मरम्मत होती रहती है। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? देखो, सबसे पहले फार्मर और मूरे ने इसकी खोज की। फार्मर और मूरे ने इसकी खोज की, मूरे ने खोज की। उसके बाद यह केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, केवल द्विगुणित 2n में। ठीक है, यह लैंगिक जनन के दौरान युग्मक n के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब लैंगिक जनन में युग्मक बनाना है तो यह अर्धसूत्री विभाजन किस लिए होता है? युग्मक बनाने के लिए, लैंगिक जनन में। ठीक है, तो आगे हम और भी इसकी कहानी पढ़ेंगे। अभी हमने बात करी थी अर्धसूत्री विभाजन। देखो, ये किस लिए आवश्यक होता है? ये होता है लैंगिक जनन में, जब हम युग्मक का निर्माण करवाने के लिए होता है, मतलब युग्मक बनाने के लिए 2n को n में परिवर्तित करने के लिए अर्धसूत्री का उपयोग होता है। अब यहाँ पर देखो, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में दो अवस्थाएं में देखने को मिलती है, एक अर्धसूत्री फर्स्ट और एक अर्धसूत्री सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जिसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है उसमें हमें वृद्धि अवस्था, उसके बाद वृद्धि अवस्था में हमें जीवन और केवल G2 मिलती है। और अगर हम दूसरी अर्धसूत्री सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हमें जीवन भी मिलेगी, उसके बाद S भी मिलेगी, G2 भी मिलेगी, जिसमें केवल डीएनए का जो प्रतिकृति है, डीएनए का जो सिंथेसिस है, वो केवल हमें सिर्फ एक चक्र में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धसूत्री फर्स्ट की। सबसे पहले अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर एक सेल में एक कोशिका को जीवन अवस्था में देखा जिसमें उसका कुल गुणसूत्र भार 30 पिकोग्राम है, तो वह कोशिका जब अर्धसूत्री सेकंड होने के बाद जीवन G2 में जाएगी तो अब गुणसूत्र का कितना भार होगा? तो सबसे पहले देखो, जीवन अवस्था में जो कोशिका का जो भार है, जो गुणसूत्र का भार है, वो कितना है? 30 पिकोग्राम। ठीक है, अब वो जीवन से S में जाएगी, फिर G2 में जाएगी, फिर जाएगी अर्धसूत्री फर्स्ट में, समझ रहे हो? तो जीवन के बाद S में जब गई, वो 30 से क्या हो गई? 60 हो गई, सिंथेसिस हो गया, अब 60 पिकोग्राम हो गया। अब हो जाएगी अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जब उसका विभाजन होगा तो वो 2 में बढ़ जाएगी, तो 60 हो जाएंगे, उसका भार जो होगा वो 30 होगा। ठीक है, अब उसके बाद आएगी जीवन अवस्था और फिर G2 अवस्था। मतलब कि जो उसका भार है वो बना रहेगा 30 का 30। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? G2 अवस्था। तो G2 अवस्था में क्या होगा, है ना? G2 अवस्था में फिर से वो
दो भागों में बढ़ जाएगी 30 पिकोग्राम से, अब वो हो जाएगी 15-15। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 देखने को मिल गए हैं क्या, कोशिकाएं। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड के बाद होगा G1, फिर S भी देखने को मिलेगी, फिर G2। S में क्या होगा, वो 15 जो पिकोग्राम था वो हो जाएगा 30 पिकोग्राम। तो हमारा आंसर होगा अर्धसूत्री सेकंड के बाद वे जो कोशिका का गुणसूत्र का भार है उसका जो भार होगा वो होगा 30 पिकोग्राम, आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन की तरह 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। ठीक है, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और आखिरी में अंत्य अवस्था, और लास्ट में हम इनके लगा देंगे फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की ये चारों अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, हमारी होती है प्रोफेज, पूर्व अवस्था, जिसमें कि 5 उप विभाजन आते हैं। हमने क्या करा, हमने गुणसूत्रों के व्यवहार के, है ना, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट है उसको 5 उप विभाजन कर दिया, 5 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले देखो नाम प्रोफेज फर्स्ट के कौन से 5 नाम है, देखो पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और फिर आता है हमारा पैकिटीन, फिर आता है डाइप्लोटीन और फिर डाइकिनेसिस। अच्छे से नाम लेते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन और डाइकिनेसिस। अब हिंदी में लेते हैं तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और फिर आता है हमारा पारगति क्रम। तो इन 5 अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, जिसमें पहली आती है तनुपट लेप्टोटीन, जिसमें क्या होता है, केवल और केवल क्रोमेटिन संघनन कर गुणसूत्र का निर्माण करता है, बस गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या होता है, देखो दूसरे में क्या होता है, युग्मपट, जिसे हम जाइगोटीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक जोड़ी सूत्र युग्मित बने हैं, है ना, जो समझात, अब यहाँ पर क्या होता है, आपस में जो होते हैं वो समझात गुणसूत्र लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपस में ये समझात गुणसूत्र हो गए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूत्र युग्मित। ठीक है, वो आपस में जो उनके युग्ल रहते हैं, जैसे ये युग्ल और इसका ये वाला युग्ल मान लो और इसका ये वाला युग्ल। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे जुड़ जाते हैं और नीचे वाले भी ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये जुड़ गए और इस आकृति को, ये जो जुड़ने वाली आकृति है, इसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल समिश्र। इस आकृति को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल समिश्र। ठीक है, और ये जो दो युग्ल आपस में जुड़े हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं बाइवेलेंट युगली। ठीक है, दो युगल जुड़े उन्हें युगली बोलते हैं, बाइवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर 4 गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र हो गए, 1 2 जो कि जुड़े हैं ऐसे करके, ऐसे जुड़ करके। ठीक है, और जिन्हें हमने क्या बोला है, चतुष्क, टेट्राड। 4 अर्ध गुणसूत्र को टेट्राड बोला है, चतुष्क। बस अभी हमने दोनों देख ली। हाँ, तो हमने प्रोफेज में क्या क्या देख लिया, हमने तनुपट भी देख लिया, युग्मपट भी देख लिया, हमने लेप्टोटीन देख लिया, जाइगोटीन देख लिया। अब हम देखेंगे स्थूलपट, पैकिटीन। ठीक है, स्थूलपट में सबसे पहले क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र चतुष्क जो होते हैं में पुनर्योजन ग्रंथियाएं दिखाई देती है ना। पुनर्योजन ग्रंथियाओं को हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेट नोड्यूल कहते हैं, नोड्यूल। ठीक है, रिकम्बिनेट नोड्यूल दिखती है, पुनर्योजन ग्रंथियाएं दिखती है, और उन ग्रंथियाओं में 2 एंजाइम्स मिलते हैं, और इन दोनों को, मतलब इन ग्रंथियाओं को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज कहते हैं, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, और जिसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, और दूसरा होता है लाइगेज। ठीक है, ये 2 एंजाइम्स होते हैं, किसमें, जब वो चतुष्क इस तरीके से युगली जुड़े रहते हैं ना, उनके बीच में क्या देखने को मिलते हैं, ये एक तरह के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, और ग्रंथियाँ जिन्हें हम कहते हैं पुनर्योजन ग्रंथियाँ हो जाती है, जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, अभी मैंने नाम लिया, क्या नाम था इनका, एंडोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज, एक और बार बोलो, और लाइगेज। तो ये दोनों एंजाइम मिलते हैं। अब इन एंजाइमों का काम क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस का काम रहता है गुणसूत्रों की भुजाओं को काट कर, है ना, जो ये ऐसे करके गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, इनकी भुजाओं को काट कर, ठीक है, क्या कर देती है, ये आदान प्रदान कर देती है। ये कटा, ठीक है, ये कट के इधर इसको इसमें जुड़ जाता है, ये कट के इसमें इधर जुड़ जाता है। तो आदान प्रदान कर देना क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस का काम। और एंजाइम लाइगेज का काम क्या होता है, जो कटे हुए भाग हैं, जो आदान प्रदान वाले का भाग है, उनको जोड़ना। ठीक है, उनको जोड़ देता है, किससे, अर्ध गुणसूत्रों से। ठीक है, आपस में जो कटे हुए भाग हैं उनको जोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, इस असंतति अर्धगुणसूत्रों के आदान प्रदान के बीच के विनिमय को जीन विनिमय कहते हैं। अब ये जो हुआ है ना, ये विनिमय, ये जो क्रॉसिंग हुई है, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे द्विपट। तो हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई हैं, सॉरी 3 हो गई हैं। अब हम देखेंगे द्विपट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसको कहते हैं डाइप्लोटीन, जिसमें जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर के बाद असंतति अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जब अलग होंगे तो यहाँ पर एक आकृति हमें देखने को मिलेगी ना, जो हमारी किसमें हुई थी, क्रॉसिंग ओवर में हुई थी। तो ये एक्स आकार की आकृति होती है, ये एक्स आकार की, और जिसे हम एक्स आकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, काइजमेटा। अब ये जो काइजमेटा है, ठीक है, ये देखो क्या होता है, कुछ कशेरुकी प्राणियों में जो द्विपट होती है, द्विपट, है ना, वह महीनों और वर्षों तक चलती है। ठीक है, महीनों और वर्षों तक चलती है और उसके बाद समाप्त होती है। ठीक है, ये काइजमेटा बना रहता है। अब देखो, जब काइजमेटा खत्म हो जाता है तो शुरू होती है पारगति क्रम, जिसे कहते हैं डाइकिनेसिस। अलग हो जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है, अब क्या होगा, काइजमेटा नहीं मिलेगी। ठीक है, अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अपना गुणसूत्र अलग, ये अपना गुणसूत्र अलग। तो अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा, वह कोशिकांग अदृश्य हो जाएंगे, वह केंद्रक आवरण फिर खत्म हो जाएगा और तारक केंद्र ध्रुवों पर आ जाएंगे, वह तर्कु तंतु का निर्माण करेंगे। मतलब कि अब ये अलग अलग हो गए, अब ये ऐसे ऐसे फैल रहे हैं क्योंकि केंद्रक आवरण खत्म हो गया। अब फिर से कोशिका अदृश्य हो गया क्योंकि कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो गया है। अब हमारी शुरू होगी मेटाफेज। हमने पूरी पढ़ ली कौन सी, प्रोफेज, पूर्व अवस्था हमारी खत्म, जिसमें हमने 5 प्रवस्थाओं के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा तनुपट, युग्मपट,
स्थूलपट, द्विपट और उसके बाद हमने देखा पारगतिक्रम। ये पांचों के बाद अब हम देख रहे हैं मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है, युगली या समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य में आ जाते हैं, मध्य रेखा, जिन्हें हम मध्य रेखा पट्टिका कहते हैं, उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। और कौन लाता है, तरकु तंतु, और तरकु तंतु पारगतिक्रम में आ जाते हैं ध्रुवों पर, ये मैंने बताया था, ठीक है। और क्या कहते हैं, तारक केंद्र ध्रुवों पर आ जाते हैं और तरकु तंतु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में ये चीज़ हुई, जो तरकु तंतु थे वो जो हमारे गुणसूत्र है, पूरे पूरे गुणसूत्रों को कहाँ लिया है, हमारे बीच में लिया, जैसे मध्य रेखा पट्टिका कहते हैं। एनाफेज में क्या हुआ, जो पूर्ण गुणसूत्र है ना, उनको पृथक मतलब अलग अलग ऐसे ऐसे करके ले गई। अब ये तो पूर्ण के पूर्ण उठा के ये कहाँ ले जाएगी, ध्रुवों पर, कौन, एनाफेज में, पश्च अवस्था में। उसके बाद क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, केंद्रक आवरण पुनः निर्मित हो जाएगा, कोशिकाएं पुनः दिखने लगेंगे, वह पूर्ण गुणसूत्र विसंगन कर क्रोमेटिन का जाल बना लेंगे। अब इनके ऊपर फिर से केंद्रक आवरण पड़ जाएगा, किसमें, टीलोफेज में। अब ये क्रोमेटिन का जाल फिर से बना लेंगे जो हमारे पूर्ण गुणसूत्र थे। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिसे कोशिका द्विक कहते हैं, कोशिका द्विक, दो उसमें विभाजन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अंतराला अवस्था आएगी, इंटरकाइनेसिस इंटरफेस आएगी, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि यहाँ पर डीएनए का प्रतिकरण नहीं होगा। अर्धसूत्री में ये होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये आती है अंतराकाला अवस्था, जिसमें केवल G1 और G2 अवस्था होती है, ऐसा अवस्था नहीं होती। इसके चलते द्विगुणन नहीं होगा किसका, डीएनए का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, जब G1 हो गया, G2 हो गया, अब आए हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पर, मियोसिस सेकंड। तो यह प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के समान है, पूरी की पूरी समान है, ठीक है। किसके, समसूत्री विभाजन के। क्या होता है, देखो, पूर्व अवस्था तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड, ये पूरी की पूरी किसकी तरह है, समसूत्री विभाजन में, जिसमें देखो पूर्व अवस्था सेकंड आएगी। तो पूर्व अवस्था सेकंड में क्या होगा, गुणसूत्र बनेंगे और केंद्रक क्या होगा, दोबारा से क्या होने लगेगा, केंद्रक समाप्त हो जाएगा, आवरण खत्म हो जाएगा। मध्य अवस्था सेकंड आएगी, जिसमें गुणसूत्रों का मध्यांश में गुणसूत्र पट्टिका एक लाइन में आ जाएंगे गुणसूत्र। उसके बाद आएंगे पश्च अवस्था सेकंड, जिसमें गुणसूत्रों को का अलग होना, मतलब इसमें अलग अलग हो जाएंगे, जैसे ये जो है ये टूट जाएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से थे, ये ऐसे ऐसे करके टूट के अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे अर्ध गुणसूत्र। अब पश्च अवस्था में गुणसूत्र ये हो गया। अब अंत्य अवस्था, जिसे हम कह रहे हैं टीलोफेज सेकंड, अंत्य अवस्था सेकंड में पुनः केंद्रक आवरण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगी कोशिका द्रव्य विभाजन। अब जो होंगे, अब जो हमारे, सोचो कोशिका कितनी मिल गई, पहले अर्धसूत्री विभाजन था, फिर उसके बाद जीवन अवस्था आई, ये आई, ठीक है। उसके बाद G2 अवस्था में दो उसमें बढ़ गया, ठीक है। अब यही दो क्या हो रहे हैं, अब ये दो क्या कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कर रहे हैं। अब इन्हीं दोनों में ये सारी अवस्थाएं होंगी जिनमें दोबारा से डीएनए का प्रतिकरण होगा। अब यहाँ पर एस अवस्था आएगी, दोबारा प्रतिकरण होगा, और जब इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो अब हमें कितनी कोशिका मिल जाएंगी, 1 2 3 4, 4 कोशिकाएं मिल जाएंगी। तो अब 4 आगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में हमें कितनी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, 4, ठीक है। अच्छा, इसका महत्व क्यों, ये है क्यों, मतलब पूरी हमारी खत्म अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका महत्व क्या है। देखो, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, उनमें जो उनके क्या कहते हैं, उनकी संतान होती है ना, पीढ़ी होती है, तो उन पीढ़ियों में हमें दिखाना होता है कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो उन विशेषताओं के चलते, है ना, जो प्रत्येक जाति है ना, उसमें अलग अलग विशेषता आती रहती है ना, तो उससे ये जातियां संरक्षित रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है, और इसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे अनुवांशिकताओं में विभिन्नता दिखाई देती है। और विभिन्नताएं, है ना, विभिन्नताएं प्रकृति में जरूरी है, विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। क्या चैप्टर का नाम था, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो आज चैप्टर खत्म हुआ।